नमस्कार। संभव डिजिटल क्लासेस में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के अंदर यूनिट फर्स्ट की HSAB। देखिए, लास्ट क्लासेस के अंदर अपन बात कर रहे थे हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस के अंदर, जिसमें अपन ने ये पढ़ लिया था कि कोई भी अम्ल और क्षार जो हैं वो अगर मृदु या कठोर है तो उनके लिए अपन क्या देखते हैं, उनका सामर्थ्य से देखते हैं। और एक जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था अपन ने सहजीवन, कि कैसे सॉफ्ट के साथ जुड़ने पर नेचर है वो सॉफ्ट हो जाता है और हार्ड के साथ जुड़ने पर नेचर है वो कैसा हो जाता है हार्ड, ताकि बनने वाले संकुल हैं वो कैसे बन सके, स्थायी बन सके। अब आज का जो टॉपिक है उसमें अपन पढ़ेंगे कि कोई भी अगर अपने पास में कठोरता या मृदुता है, यानी अम्ल अगर कठोर या मृदु है, तो उससे रिलेटेड अपन को क्या पढ़ने हैं, कुछ सिद्धांत पढ़ने हैं। तो देखिए, आज अपन पढ़ेंगे कठोरता और मृदुता के सिद्धांत। तो देखिए, अगर अपन बात करें कठोरता एवं मृदुता के सिद्धांत, ठीक है, तो आपके सिलेबस में 3 सिद्धांत दे रखे हैं। ठीक है, 3 सिद्धांत में से पहला जो है वो क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जो है वो क्या बताता है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत ये कहता है कि इंटरेक्शन जो होती है, ठीक है, अम्ल और क्षार की, तो वो ऐसे कहता है कि अगर आपके पास में अम्ल और क्षार कैसे हैं, कठोर, तो दोनों के बीच की अंतःक्रिया भी कैसे होगी, कठोर कठोर, यानी कठोर अम्ल और प्लस कठोर क्षार अंतःक्रिया से बनने वाले बंध की प्रकृति आयनिक होती है, जबकि अगर यहाँ पे अम्ल और क्षार कैसे ले ले, मृदु, तो क्या लिखेंगे, मृदु अम्ल तथा मृदु क्षार से बनने वाले बंध की प्रकृति कैसी होती है, सहसंयोजक होती है। यानी अगर आपको कोई भी पूछे कि यहाँ पे बॉन्ड बताने हैं तो बंध कैसे बताएंगे, अगर अपने पास में इंटरेक्शन जब है दोनों हार्ड, क्योंकि तभी तो स्टेबल बनेगा, तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें बंध जो है वो कैसे बनते हैं, आयनिक बनते हैं। और अगर इन दोनों की प्रकृति अपन कैसी ले लेते हैं, सॉफ्ट ले लेते हैं, तो जो बंध बनता है उसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी मानी जाती है, सहसंयोजक प्रकृति मानी जाती है। कठोर की अगर बात करें तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि जिनका आकार कम होता है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कम आकार, ठीक है, या ऑक्सीकरण अवस्था उच्च, ठीक है, या अपन ऐसे कहते हैं ध्रुवण सामर्थ्य उच्च हो जाए, तथा उच्च ध्रुवण क्षमता वाले आयन सदैव कौन सा बंध बनाते हैं, आयनिक बंध बनाते हैं, सदैव आयनिक बंध बनाते हैं। देखिए, अगर जिनका आकार कम है, तो आपने कहा कम आकार होने का मतलब ही उनकी नेचर कैसा है, आपने लिखा कठोर। या अपन कहें ध्रुवण क्षमता क्या है, उच्च है, तो उच्च ध्रुवण क्षमता भी है, तो वो कैसे हो जाएंगे, कठोर। यानी कठोर की अंतःक्रिया होगी तो बंध हमेशा कौन सा बनता है, आयनिक बंध बनता है। ठीक है, इसी तरह से अगर अपन कहें कि अगर अपन इनका आकार क्या ले ले, अधिक, तो अधिक आकार जब लेंगे तो इनकी प्रकृति जो है वो कैसी हो जाएगी, मृदु, और मृदु प्रकृति जब होगी तो यहाँ पे जो बंध बनेंगे वो कौन सी प्रकृति के बनेंगे, सहसंयोजक प्रकृति के बनेंगे। अब एक चीज देखिए, कोई भी अगर आयन है वो कठोर है या मृदु है, यानी वो बंध आयनिक बनाएगा या सहसंयोजक बनाएगा, इसके लिए क्या किया गया, मिसेनो ने एक फॉर्मूला बताया। ठीक है, तो देखिएगा, मिसेनो और उसके जितने भी साथी थे उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या था, पीके का मतलब क्या है, अगर माइनस लॉग के, यानी जो साम्य स्थिरांक है उसका माइनस लॉग है, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, पीके लिख सकते हैं। जैसे
माइनस लॉग H प्लस आयन जब होते हैं तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, पीएच लिख सकते हैं। वैसे अपन ने माइनस लॉग के को क्या लिख दिया, पी के लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे अपने के पास में क्या है, आपने कहा ये फॉर्मूला क्या है, स्मॉल ए कैपिटल एक्स स्मॉल बी कैपिटल वाई और ये क्या है, सी है। देखिए यहाँ पे क्या है, के जो है वो तो क्या है, कोई भी जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो अपन क्या लिखेंगे कि ये तो साम्य स्थिरांक हो गया, तो अपन क्या लिख देंगे, जो भी संकुल बन रहा है उस संकुल का साम्य स्थिरांक। ठीक है, सेकंड वैल्यू देखिए, अगर बात करें अपन किसकी, x और y की, x और y जो है वो क्या है, इस संकुल में जो भी धातु होगी तो क्या लिखे जाते हैं, धातुओं के पैरामीटर हैं। ठीक है, अगर बात करें अपन किसकी, a और b की, तो अपन ने कहा a और b ये किसके लिए पैरामीटर होते हैं, इस संकुल में धातु के साथ में जो भी लिगेंड जुड़ते हैं तो अपन लिखेंगे ये क्या है, तो अपन लिखेंगे लिगेंड के पैरामीटर है। ठीक है, और यहाँ पर एक C कांस्टेंट और है तो क्या कहेंगे, C भी क्या होता है, स्थिरांक होता है। और इसको काम में क्यों लिया जाता है, तो आपने कहा इस स्थिरांक को इसलिए काम में लिया जाता है ताकि जितने भी लिगेंड है वो लिगेंड एक पैरामीटर पर क्या हो सके, उनको अपन व्यवस्थित कर सके। ठीक है, देखिए मिसेनो ने कहा कि पी के वैल्यू या अपन कहें माइनस लॉग के वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, धातु और लिगेंड पर। अगर यहाँ पर धातु के लिए अगर बात करें y की, तो अपन ने कहा y का मान अगर कम होता है किससे, 2.8 से, तो जितने भी अम्ल हैं वो उन सब की प्रकृति कैसी हो जाती है, कठोर। यानी ये कौन से प्रकृति के होते हैं, कठोर अम्ल। जैसे एक एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो अपन ऐसे कहें कि Mg+2 है, मैग्नीशियम +2 आयन, इसके लिए अगर वैल्यू की बात करें तो ये कितनी होती है, 0.84। तो अगर 2.8 से कम है तो मैग्नीशियम, वैसे भी अपन को पता है कि क्षार धातुएं जो होती हैं +2 आवेश है, आवेश अधिक है तो इसकी प्रकृति कैसी हो गई, कठोर हो गई। यानी अपन इससे भी बता सकते हैं ये कैसा है, कठोर अम्ल। दूसरा देखिएगा, अगर अपन बात करें y की, तो अगर y की वैल्यू कितनी है, 3.2 से ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रकृति है वो अपन कैसी बताते हैं, मृदु प्रकृति। एग्जाम्पल देखिएगा, अगर बात करें अपन कॉपर प्लस की, तो अपन को पता है कॉपर प्लस Ag+ हो, पैलेडियम +2 हो, प्लेटिनम +2 हो, ये सब कैसे होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं। इसके लिए अगर बात करें तो इसके लिए y की वैल्यू कितनी होती है, 3.45। अगर इसकी बात करें तो ये कैसा हो गया, मृदु नेचर का। और अगर अपन बात करें कि y की जो वैल्यू है वो 2.8 से, ठीक है, कहाँ तक हो, 2.8 से 3.2 तक हो। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी अम्ल हैं वो सारे के सारे अम्ल कौन सी प्रकृति के होते हैं, सीमावर्ती प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो ये है अपने पास में कठोरता और मृदुता के सिद्धांत में पहला सिद्धांत क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या कहता है, सिंपल सा, हार्ड प्लस हार्ड है तो बॉन्ड जो बनता है वो कौन सा बनता है, आयनिक। अगर सॉफ्ट प्लस सॉफ्ट है तो बॉन्ड कौन सा बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और ये फॉर्मूला आपको है जिसके अकॉर्डिंग अपन क्या बता सकते हैं, कोई भी अम्ल है वो कठोर है या मृदु, या फिर अपन क्या बता सकते हैं, सीमावर्ती बता सकते हैं। तो ये था पहला सिद्धांत इलेक्ट्रॉनिक। अब बात करते हैं दूसरे सिद्धांत की। देखिए सेकंड जो सिद्धांत दिया गया था वो क्या दिया गया था, पाईबंद सिद्धांत दिया गया था। लेकिन ये पाईबंद जो सिद्धांत है इसमें एक खास बात है कि ये कभी भी कठोर इंटरेक्शन को नहीं बता सकता। यानी ये सिर्फ और सिर्फ किसको बताता है, मृदु और मृदु को। देखिए अगर बात करें सेकंड तो अपन लिख देंगे इसको क्या है, पाईबंद सिद्धांत। देखिए पाईबंद सिद्धांत जो था वो किसने दिया था, चैट ने दिया था। चैट ने क्या कहा कि ये सिद्धांत सिर्फ और सिर्फ किसको बताता है, तो अपन लिखेंगे मृदु मृदु अंतःक्रिया को बताता है। ठीक है, ये क्या कहता है कि कोई भी एक संकुल है, उस संकुल में धातु जो है और लिगेंड जो है, तो आपने कहा धातु और लिगेंड है वो मृदु मृदु इंटरेक्शन क्यों कर सकते हैं, तो आपने कहा कि पाईबंद सिद्धांत ये कहता है कि अगर किसी भी धातु आयन के पास में, जैसे फास्फोरस ले लिया,
आर्सेनिक ले लिया, सल्फर या आयोडीन वगैरह ले लिया, इनके पास में क्या रहते हैं, तो अपन कहेंगे इनके पास रिक्त डी कक्षक, रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होते हैं, उपलब्ध होते हैं, होते हैं, जिससे जिससे लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दान करके धातु के साथ पाई बंध का निर्माण कर सकता है, पाई बंध का निर्माण कर सकता है। ठीक है, तो देखिए पाई बंध सिद्धांत कोई बहुत बड़ा सिद्धांत नहीं है। इस सिद्धांत को दिया किसने था, चैट ने। क्या बताया, सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट को बता सकता है। सॉफ्ट को कैसे बताता है, आपने कहा कोई भी एक कॉम्प्लेक्स होती है, उसमें एक मेटल होता है और एक लिगेंड। धातु के पास में क्या रहते हैं, रिक्त डी कक्षक रहते हैं। लिगेंड के पास में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। रिक्त डी कक्षकों में लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है और कौन से बंध का निर्माण कर लेता है, पाई बंध का निर्माण कर लेता है। यह किसने बताया था, चैट ने। ठीक है, अब देखिए कठोरता और मृदुता के लास्ट जो सिद्धांत है वो क्या है, पिटजर सिद्धांत है। ठीक है, तीन ही सिद्धांत हैं, पहला इलेक्ट्रॉनिक है, दूसरा सिद्धांत क्या है, पाई बंध, और तीसरा जो सिद्धांत है वो पिटजर सिद्धांत। देखिए पिटजर सिद्धांत क्या कहता है, पिटजर सिद्धांत जो है वो भी लागू होता है किस पर, सिर्फ मृदु पर। ये किसने दिया था, इसको दिया था लंदन तथा वांडरवाल ने। ठीक है, ये भी किस पे लगता है, दोनों ही सिद्धांत है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे लगते हैं, मृदु पे लगते हैं। क्या कहता है पिटजर सिद्धांत, ये कहता है कि यहां पर जो भी अपन देखते हैं कि जैसे मृदु अम्ल है, मृदु अम्ल तथा कोई भी मृदु क्षार है। ठीक है, तो मृदु इंटरेक्शन हो गई, तो अपन कहेंगे मृदु अम्ल तथा मृदु क्षार दोनों की ही ध्रुवित होने की क्षमता अधिक होती है। देखिए क्या कहता है पिटजर सिद्धांत, ये कह रहा है कि कोई भी अगर मृदु इंटरेक्शन है तो उसमें जो बंध बनता है उस बंध का सामर्थ्य किस पर निर्भर करता है, जो भी लिगेंड है उन लिगेंडों की ध्रुवण क्षमता का क्या होता है, गुणनफल होता है। तो देखिए गुणनफल को कैसे बताएंगे, आपने कहा मृदु अम्ल है तो उसकी ध्रुवित करने की क्षमता क्या है, अधिक है, और मृदु क्षार है उसमें ध्रुवित होने की प्रकृति क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। इन दोनों को किसके द्वारा बताया जा सकता है, पिटजर सिद्धांत। तो यह है तीन सिद्धांत अपने पास में, जिसमें अपन अम्ल और क्षार की क्या बताते हैं, कठोरता और मृदुता। यह सिद्धांत है वो कठोर और मृदु दोनों को बता सकता है, जबकि ये दो सिद्धांत है वो सिर्फ और सिर्फ किसको बता सकते हैं, मृदु इंट्रैक्शन को बता सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए अब अपन बात कर रहे हैं कि कठोरता और मृदुता जो है उसका विद्युत ऋणता के साथ में क्या संबंध है। तो देखिए विद्युत ऋणता क्या होती है तो अपन कहते हैं किसी भी आयन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो क्या कहलाती है, उनकी विद्युत ऋणता कहलाती है। ठीक है, तो अब अपना सिद्धांत के बाद में नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत ऋणता तथा कठोरता एवं मृदुता। ठीक है, देखिए सामान्यतः क्या कहते हैं कोई भी स्पीसीज दे दी तो अपन ऐसे लिख सकते हैं वे स्पीसीज जिनकी विद्युत ऋणता का मान अधिक होता है, अधिक
होता है। उनकी प्रकृति सामान्यतः कठोर होती है, चाहे वो अम्ल है चाहे वो क्षार है, तथा जिन स्पीसीज की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान कम होता है, उनकी प्रकृति सामान्यतः मृदु होती है। देखिए कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको एक तो दे दे लिथियम, एक दे दे लिथियम प्लस। देखो लिथियम क्या है, 1s2 2s1। लिथियम प्लस का मतलब क्या है, 1s2। आप सिंपली भी बता सकते हैं। जैसे किसी के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब उसका आकार में क्या हो रही है, कमी। लिथियम प्लस का आकार लिथियम से क्या है, कम है, तो लिथियम प्लस है उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, कठोर, और इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, मृदु। दूसरा तरीका यह भी है कि अपने को पता है कि कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है वो उसकी क्या कहलाती है, आयनिक ऊर्जा, और इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए जो दी जाती है वो क्या कहलाती है, उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, इसे अपन क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, और ये अपने पास में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इनसे कैसे रिलेट करते हैं वो भी देखिए। अगर अपन बात करें तो आपने कहा ये 1s2 है, तो आपने कहा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और आपको पता है स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो देने वाली ऊर्जा यानी आयनन ऊर्जा क्या देनी पड़ती है, अधिक देनी पड़ती है। जबकि अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये कैसा हो जाएगा, स्थायी। तो यहाँ पे जो आयनन ऊर्जा है उसका मान क्या है, कम है। ठीक है, दूसरा देखिए, अगर अपन बात करें कि जैसे कोई भी संक्रमण धातुएं हैं, ठीक है, तो जो हल्की संक्रमण धातुएं होती हैं अगर आप ऊपर की तरफ आती हैं तो इनका आकार क्या रहता है, कम। आकार कम रहने के कारण ये कैसी होती है, कठोर। लेकिन अगर अपन बात करें कि जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था कम होती है, तो जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है जैसे अगर बात करें अपन कॉपर प्लस या एजी प्लस के लिए, तो ऐसे कहा जाता है कि इनका आकार अधिक होने के कारण इनकी आयनन ऊर्जा में क्या हो जाती है, कमी। तो क्या कहेंगे, आयनन ऊर्जा कम होने के कारण इनकी प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है, मृदु। तो ये किसकी भांति व्यवहार करते हैं, मृदु अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे, जो भी अपने पास में पॉजिटिव चार्ज है जिनका आकार अगर कम है तो वो सारे तो क्या कहलाते हैं, कठोर अम्ल कहलाते हैं, और जिनकी आयनन ऊर्जा का मान कम है यानी इनका आकार क्या है, अधिक है, आकार अधिक होने के कारण ये सारे के सारे क्या कर डालते हैं, मृदु अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे अम्लों की प्रकृति बता सकते हैं वैसे अपन क्षार की प्रकृति को भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। कैसे, जैसे देखिए अपने पास में एग्जाम्पल लेते हैं अपन किसका, हैलोजन फैमिली का। हैलोजन फैमिली के लिए अपन क्या कहेंगे कि जिन भी तत्वों की विद्युत ऋणता के मान बहुत उच्च हैं, तो विद्युत ऋणता अगर उच्च है तो उनकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, कठोर। तो देखिए हैलोजन फैमिली के लिए अपन कहें कि विद्युत ऋणता का मान अधिक होता है तो प्रकृति कैसी है, कठोर है। विद्युत ऋणता का मान अगर क्या है, कम है, तो प्रकृति कैसी है, मृदु है। और इन दोनों के जो बीच में आते हैं वो क्या कहलाते हैं, सीमावर्ती कहलाते हैं। कैसे, देखिए हैलोजन फैमिली में कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। लिगेंड बना दें इनको, क्षार बना दें, तो आपने नेगेटिव चार्ज है, आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे। तो देखिए सबसे अधिक विद्युत ऋणता किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। तो फ्लोरीन जो होता है वो क्या कहलाता है, यहाँ पे हार्ड बेस कहलाता है। ठीक है, जबकि आयोडाइड होता है वो क्या कहलाता है,
आपने कहा सॉफ्ट बेस कहलाता है। और ये दोनों कहाँ आते हैं, बीच में आते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, सीमावर्ती कहलाते हैं। फर्स्ट ही लेक्चर के अंदर अपन ने बात की थी कि लिथियम आयोडाइड है या लिथियम फ्लोराइड है, तो देखिए ये कैसा है, हार्ड, ये भी कैसा है, हार्ड। दोनों क्या बनाते हैं, आपने कहा था स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये कैसा है, हार्ड, ये कैसा है, सॉफ्ट। कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कैसा बन जाएगा, अनस्टेबल। या दूसरा एग्जाम्पल पढ़ाया था सीजियम का, कि सीजियम फ्लोराइड होता है वो तो कैसा है, अनस्टेबल है। या सीजियम आयोडाइड है वो कैसा होता है, स्टेबल होता है। कैसे, आपने कहा सीजियम कैसा है, अप टू डाउन गए, सॉफ्ट है। ये कैसा है, हार्ड है। ये कैसा है, सॉफ्ट है। ये भी कैसा है, सॉफ्ट है। ठीक है, तो आपने कहा लास्ट तक वही कॉन्सेप्ट अपन कैरी कर रहे हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट, हार्ड हार्ड, स्टेबल, बाकी सारे कैसे हैं, अनस्टेबल है। ठीक है, अगर अपन बात करें विद्युत ऋणता की, तो आपने कहा पियर्सन जो था उसने इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनिक ऊर्जा के आधार पर भी इनमें कठोरता और मृदुता को बताया। देखिए कैसे, पियर्सन ने एक फॉर्मूला दिया, क्या था फॉर्मूला, देखिए इसने कहा आयनाइजेशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन ए 2। ठीक है, आपको मैंने बता दिया किसी भी तत्व के बाह्यतम संयोजकता कोष में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है वो क्या कहलाती है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा कहलाती है। और जबकि एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए जो दी जाती है वो क्या कहलाती है, उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इन दोनों का अंतर जो है उससे डिवाइड होता है। तो आपने कहा अगर कोई भी तत्व है, यानी अपन को अम्ल और क्षार देखना है, यानी इनकी कठोरता और मृदुता को देखना है, तो किसके मान डिसाइड करेंगे, ईटा के मान डिसाइड करते हैं कि कोई भी अम्ल है वो उसकी कठोरता या मृदुता कैसी है। ठीक है, तो एक सिंपल सी लाइन आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी अम्ल है चाहे कोई भी क्षार है, अगर उनकी विद्युत ऋणता का मान क्या है, अधिक है, तब तो उनकी प्रकृति है वो कैसी रहेगी, कठोर। और अगर उनकी विद्युत ऋणता के मान क्या है, कम है, तो उनकी प्रकृति जो है वो कैसी हो जाएगी, मृदु हो जाएगी। ठीक है, कठोरता और मृदुता के अंदर जैसे पियर्सन ने बताया था, वैसे एक वैज्ञानिक थे कूपमैन, जिसमें अपने चलती है कूपमैन सिद्धांत या कूपमैन थ्योरम। देखो कूपमैन थ्योरम जो होती है वो भी किसको बताती है, आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बताती है। किस तरह से, देखिए अपने पास में है कूपमैन सिद्धांत। देखो कूपमैन सिद्धांत जो है उसके अंदर आपको दो वर्ड याद रखने हैं। दो वर्ड क्या है, एक तो क्या है होमो, एक क्या है ल्यूमो। अब ये होमो और ल्यूमो क्या है, उनको देखिए। कोई भी अगर अपने पास में स्पीसीज है तो यहाँ पे होमो जो होता है वो तो क्या बताता है, आयनन ऊर्जा को बताता है। और ल्यूमो जो है वो किसको बताता है, उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता को बताता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अगर इन दोनों में अंतर क्या है, बहुत ज्यादा, पहले होमो लूमो क्या है वो देखिए। होमो क्या है, तो अपन कहेंगे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी उस स्पीसीज के अंदर बहुत सारे ऊर्जा स्तर होते हैं। हाईएस्ट एनर्जी का देखना है अपन को, ऑक्यूपाइड का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो वाला क्या देखना है, अणु कक्षक देखना है। दूसरा है ल्यूमो, ल्यूमो क्या है, तो इसमें अपन को क्या देखना है, लोवेस्ट देखना है। और क्या देखना है, अनऑक्यूपाइड देखना है, यानी खाली होना चाहिए और क्या होना चाहिए, रिक्त होना चाहिए। और ये अपने पास में क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे अगर मैं बात करूं आपके पास में, जैसे ये एनर्जी है, इधर अपन ने कोई कक्षक बना दिया, जैसे दो है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए जो एनर्जी है वो एक ही भरा हुआ है तो हाईएस्ट इसी की होगी, और भरा हुआ कक्षक है तो ये तो क्या हो गया होमो, और ये क्या है खाली कक्षक, ये क्या हो गया ल्यूमो। लेकिन अगर आपके पास में एक से ज्यादा स्तर है, ठीक है, और इनमें दो इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए इस तरह से, अब देखिए ऑक्यूपाइड है, दोनों स्तरों में क्या है इलेक्ट्रॉन है। जैसे मैं इसको दे दूं पाई 1
π2, π3, π4। आपने कहा होमो ढूंढना है, तो आपने कहा जिसमें इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ऑक्यूपाइड होना चाहिए, तो π1 और π2 है। लेकिन दोनों में से होमो किसको कहेंगे? जिसकी ऊर्जा क्या होगी? अधिक होगी। तो दोनों में से ऊर्जा किसकी ज्यादा है? π2 की। यानी ये तो इसका क्या हो गया? होमो हो गया। अब अपने पास में ल्यूमो यानी अनऑक्यूपाइड होने चाहिए, तो दो कक्षक खाली है, π3 और π4। कौन सा चाहिए? जिसकी ऊर्जा क्या है? कम। कम ऊर्जा किसकी है? π3 की। ये क्या हो गया? ल्यूमो। ये ऐसे क्या है? क्योंकि जैसे अपन एनर्जी बढ़ाते हैं, होमो से निकल के इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है? ल्यूमो में चला जाता है। ठीक है, होमो और ल्यूमो किसको बता रहे हैं? आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता को। अब क्या कहता है? कूपमैन कहता है कि अगर किसी भी स्पीसीज के होमो और ल्यूमो में अंतर क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। तो अंतर अगर अधिक है तब तो ये जो स्पीसीज है इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? कठोर। और अगर इन दोनों में अंतर क्या है? कम है, तो प्रकृति है वो क्या हो जाएगी? मृदु हो जाएगी। ठीक है, तो ये था अपना विद्युत ऋणता के साथ में अपन कैसे देखते हैं। आपने कहा विद्युत ऋणता के द्वारा भी अपन क्या बता सकते हैं? अम्ल और क्षार की कठोरता और मृदुता। ओके, अब अपने पास में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है कि अपन जो HSAB सिद्धांत है, इस HSAB सिद्धांत को अपन काम में कहाँ कहाँ लेते हैं, तो अपन को बताना है कि इसके अनुप्रयोग या इसके उपयोग कहाँ कहाँ है। ठीक है, देखिए HSAB सिद्धांत के अनुप्रयोग या इनके उपयोग कौन कौन से हैं। देखिए अपना जो टॉपिक है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस, इसका अपन केमिस्ट्री में बहुत सारी जगह पे क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं, जिनमें से कुछ उपयोग मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। देखो सबसे पहला क्या है? HSAB के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग देखिए पहला है कि इस सिद्धांत का उपयोग करके अपन क्या बता सकते हैं? किसी भी संकुल के निर्माण की प्रायिकता को बताया जा सकता है। ठीक है, तो मैं सीधा सा लिख देती हूँ, इस सिद्धांत द्वारा संकुलों के निर्माण की प्रायिकता को बताया जा सकता है। प्रायिकता को बताया जा सकता है। प्रायिकता को कैसे बता सकते हैं वो मैंने अभी बता दिया कि अभी अपन ने बताया था कि कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा और कौन सा कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, इसको बता सकते हैं। या अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है, जैसे अपन ने एक एग्जाम्पल लिखा था कौन सा? BH+ और ये लिखा था CH3Hg+। अपन ने इसको बताया था क्या? CH3Hg+B और ये H+। मैं अगर कह दूं कि B अगर कैसा है? सॉफ्ट है, तो इसके लिए साम्य स्थिरांक K का मान 1 से क्या आता है? ज्यादा। यानी ये रिएक्शन है वो 1 से क्या होगी? ज्यादा होगी। तो अपन ने कहा कोई भी संकुल है उसकी स्टेबिलिटी को बता सकते हैं कि कौन सा संकुल है वो स्थायी है और कौन सा संकुल है वो स्थायी नहीं है। तो पहली चीज है कि HSAB सिद्धांत के द्वारा अपन क्या बता सकते हैं? संकुलों की प्रायिकता को बता सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा ये अपन कहते हैं कि जब भी अपन किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक काम में लेते हैं, यानी उत्प्रेरण अभिक्रियाएं जो होती हैं, उसमें ऐसे बताया जाता है कि मृदु अम्ल जो होते हैं, ठीक है, मृदु अम्ल का मतलब है जो भी आप उसमें धातुओं को काम में ले रहे हो वो क्या करती हैं? मृदु क्षार, ठीक है, को क्या कर लेती हैं? विषमांगी उत्प्रेरण से अवशोषित कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। विषमांगी का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर क्रियाकारक और उत्प्रेरक है, उन दोनों की प्रकृति क्या होनी चाहिए? अलग अलग। जैसे इसी के अंदर मैं अगर दोनों पॉइंट्स को एक साथ लिख दूं कि इस HSAB सिद्धांत द्वारा प्लेटिनम या पैलेडियम जो धातुएं होती हैं उनकी विषाक्तता जो होती है, विषाक्तता को बताया जा सकता है। कैसे बताया जा सकता है? देखिए अगर बात करें अपन किसकी? कार्बन मोनोऑक्साइड की, ठीक है, या आर्सेनिक वगैरह जो होती है, जनरली कार्बन मोनोऑक्साइड कैसी गैस होती है? विषैली गैस होती है। आपने कहा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है तो वो कैसा होता है? सॉफ्ट नेचर का होता है। अभी अपन ने कहा प्लेटिनम +2 या पैलेडियम +2 जो धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं? आपने कहा इनकी नेचर होती है वो भी कैसी होती है? सॉफ्ट। ये कैसे होती हैं? एसिड। और ये किसका काम करता है? बेस का।
जैसे इनकी रिएक्शन कराओगे, रिएक्शन क्या हो जाएगी, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन। आपने कहा सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन होने के कारण जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कैसा होता है, स्टेबल होता है। तो अपन क्या कहते हैं कि ये विसेली हो जाती हैं और इनके जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेबल, यानी वो वापस पुनः भी अपने नहीं टूटते हैं। तो इनको किसके द्वारा समझाया जा सकता है, HSAB सिद्धांत के द्वारा समझाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि HSAB सिद्धांत जो है इस सिद्धांत के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, संकुलों पे अंदर, ठीक है, संकुलों में जो भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, ठीक है, इन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को समझा सकते हैं। यानी SN1 तथा SN2 अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को समझाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अगर बात करें अपन HSAB सिद्धांत की तो अपन ऐसे कहते हैं कि कॉपर प्लस आयन, कैडमियम प्लस आयन, इनका जो पृथक्करण है, पृथक्करण को भी HSAB सिद्धांत के द्वारा क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। यानी किसके साथ में रिएक्शन कराएं तो एक जो है उसका तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और एक जो है वो कैसा कॉम्प्लेक्स बना देगा, अनस्टेबल, और इन दोनों को अपन क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। कुछ एग्जांपल्स और देखिए कि इनका उपयोग अपन कहाँ पे कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है उसके अंदर आती है कि अगर अपने पास में क्या है, कोई भी कठोर विलेय पदार्थ, कठोर विलेय पदार्थ, ठीक है, कि घुलनशीलता कठोर विलायकों में अधिक होती है, कठोर विलायकों में अधिक होती है, जबकि मृदु विलेय पदार्थों की घुलनशीलता मृदु विलायकों में अधिक होती है, मृदु विलायकों में अधिक होती है। इसको भी अपन किसके द्वारा समझा सकते हैं, HSAB। क्यों, क्योंकि अपन ने कहा सेम इंटरेक्शन होगी, यानी कठोर जो है वो किसको ज्यादा घोलेंगे, कठोर को, और मृदु जो है वो किसको अधिक घोलेंगे, मृदु को। तो समान जो है वो हमेशा किसको घोलता है, समान को। तो अपन कहेंगे कि कठोर विलेय पदार्थों की घुलनशीलता कठोर विलायकों में अधिक होती है, जबकि मृदु की किस में होती है, मृदु में। नेक्स्ट देखिएगा, अगर अपन बात करें HSAB सिद्धांत की तो क्या कहते हैं कि HSAB सिद्धांत के द्वारा अपन क्या बता सकते हैं, अम्लों का अम्लीय सामर्थ्य बता सकते हैं। कैसे, देखिए हेलोजन फैमिली के लिए अगर बात करें, अगर हेलोजन फैमिली की कठोरता का क्रम देखें तो सबसे कठोर कौन होता है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। अब देखिए इनकी रिएक्शन करानी है अपन को किसके साथ में, H+। खुद कैसा होता है, हार्ड, ये कैसा है, हार्ड, इधर से इधर जाने पे सॉफ्टनेस क्या हो रही है, बढ़ रही है। आपने कहा इनके साथ जोड़ दीजिए, ये क्या बन गया, HF, ये क्या है, HCl, ये क्या है, HBr, ये क्या है, HI। ये कैसा है, हार्ड इंटरेक्शन, ये कैसा है, हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन। आपने कहा इनका वियोजन कराना है, क्योंकि वियोजन होंगे तभी तो H+ देंगे। आपने कहा ये सबसे स्टेबल है तो इसका वियोजन सबसे कम। तो अगर बात करें अम्लीय सामर्थ्य की तो अम्लीय सामर्थ्य सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, HI का। तो ये जो नीचे वाला ऑर्डर लिखा है ये किसका ऑर्डर है, अम्लीय सामर्थ्य का। यानी HF जो होता है वो हार्ड इंटरेक्शन के कारण क्या बनाता है, सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। ठीक, अब अपन बात करें नेक्स्ट की
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट तो आता है कि प्रकृति में जो भी धातु आयन होते हैं या जो भी संकुल हैं उनके पाए जाने की जो टेंडेंसी है वो भी किसके द्वारा बताई जा सकती है, HSAB सिद्धांत के द्वारा। जैसे क्या है अपने पास में कि प्रकृति में जितनी भी धातुएं हैं, प्रकृति में पाई जाने वाली धातुओं की प्रकृति की प्रायिकता। जैसे एक एग्जांपल से समझाऊं मैं, अगर आपको कहे कि मैग्नीशियम और कैल्शियम +2 ये सामान्यतः किसके रूप में पाए जाते हैं, आपने कहा कार्बोनेट्स के रूप में पाए जाते हैं। तो अपन इनको कार्बोनेट्स के रूप में ही क्यों पाए जाते हैं, तो उसको अपन इसके द्वारा बता सकते हैं कि या तो ये दोनों कैसे होंगे, हार्ड हार्ड, या दोनों कैसे होते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट। तो हार्ड हार्ड इंटरेक्शन कर लेते हैं और सॉफ्ट सॉफ्ट आपस में इंटरेक्शन करके कैसे बना देते हैं, स्टेबल बना देते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो कठोर धातुएं होती हैं वो हमेशा कठोर लवणों के रूप में उपस्थित होती हैं, जबकि मृदु धातु आयन होते हैं वो किसके रूप में पाए जाते हैं, मृदु के रूप में पाए जाते हैं। ये भी अपन किसके द्वारा बता सकते हैं, HSAB के द्वारा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इसमें क्या बता सकते हैं, HSAB सिद्धांत के द्वारा अपन किसको बता सकते हैं, हैलोजन विनिमय को भी बता सकते हैं। हैलोजन विनिमय को मतलब क्या है, अगर कोई हैलोजन है जैसे फ्लोराइड है, ये कैसा है, कठोर है, तो ये किसी भी धातु आयन के साथ में जुड़ेगा, वो भी कैसी होनी चाहिए, कठोर। अगर ये कठोर के साथ नहीं है, सॉफ्ट के साथ है, तो आपने कहा इनके रिएक्शन करा दो। तो एक रिएक्शन लिखी थी अपन ने कि Li लिथियम आयोडाइड, ठीक है, इसकी रिएक्शन करा दीजिए किससे, सीजियम फ्लोराइड। दोनों ही कैसे हैं, अनस्टेबल, क्योंकि ये कैसा है, हार्ड, ये कैसा है, सॉफ्ट, ये कैसा है, सॉफ्ट, ये कैसा है, हार्ड। धातुओं का आपस में क्या, सॉरी हैलोजन का आपस में क्या हो जाएगा, विनिमय, क्या बन जाएगा, ये तो लिथियम फ्लोराइड और ये सीजियम आयोडाइड। ये कैसा है, हार्ड हार्ड इंटरेक्शन के कारण स्टेबल, ये कैसा है, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन के कारण क्या है, स्टेबल है। यानी ये अपन किसके द्वारा बता सकते हैं, HSAB सिद्धांत के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर बात करें तो अपन क्या कह सकते हैं कि HSAB सिद्धांत के द्वारा किसी भी अभिक्रिया की क्या बताई जा सकती है, दिशा को बताया जा सकता है। कैसे, देखिए एक रिएक्शन दे दी आपको, कौन सी रिएक्शन दे दी, जैसे CH3Hg+ OH-, इसकी रिएक्शन करा दो किससे, H+ से, क्या बन जाएगा अपने पास में, CH3Hg+ और ये क्या बन गया, HOH। देखिए कौन सी अभिक्रिया किस दिशा में अधिक होगी, इसकी बात करते हैं। ये लिगेंड अपने पास में है कैसा, सॉफ्ट, ये कैसा है, हार्ड, ये कैसा है, हार्ड। आगे की तरफ जाए तो ये क्या हो गया, सॉफ्ट अलग, ये दोनों कैसे हो गए, हार्ड और हार्ड। तो अपन ने कहा हार्ड हार्ड इंटरेक्शन के कारण क्या है, स्टेबल, ये सॉफ्ट हार्ड के कारण क्या था, अनस्टेबल। यानी यह अभिक्रिया है यह अग्र दिशा में अधिक होती है पश्चिम दिशा की बजाय, ठीक है। तो ये थे कुछ HSAB सिद्धांत के अनुप्रयोग, जिसमें अपन काम में लेते हैं कि हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस को अपन कहाँ पे काम में ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं HSAB सिद्धांत की कमियां। कमियां क्या है, देखिए, देखो कमियों में देखिए सबसे पहली अगर बात करें तो HSAB ये जो सिद्धांत है ये क्या करता है, अपन को कभी भी किसी भी अम्ल और क्षार का कोई मात्रात्मक पैमाना उपलब्ध नहीं कराता है। तो देखिए इसकी कमियों में सबसे पहला यही है कि HSAB सिद्धांत की अगर बात करें, सिद्धांत की कमियां, कमियां क्या है, पहली, यह सिद्धांत कोई मात्रात्मक पैमाना उपलब्ध नहीं कराता है, उपलब्ध नहीं कराता है। यानी अपन क्या कह सकते हैं कि अगर अपने पास में कोई पैमाना नहीं है कठोरता और मृदुता का, तो अपन किसी भी अभिक्रिया को समझने के लिए पहले से अपन को पता होना चाहिए क्या,
कठोर या मृदु। तो दूसरी जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत की कमी है कि इस सिद्धांत में किसी भी अभिक्रिया की दिशा को बताने के लिए पहले से कठोर तथा मृदु अम्ल तथा क्षार का पता होना, कठोर तथा मृदु अम्ल तथा क्षार का पता होना आवश्यक है। जैसे एक एग्जाम्पल आया था अपने पास में, R2O BF3 प्लस R2S क्या बन गया, R2S BF3 प्लस R2O। अब आपको कैसे पता कि यह अभिक्रिया अग्र दिशा में अधिक जाएगी या पश्चिम दिशा में? तो आपको पहले से पता होना चाहिए क्या, ये कैसा है, हार्ड, ये भी कैसा है, हार्ड, ये कैसा है, सॉफ्ट, ये कैसा है, सॉफ्ट, ये कैसा है, हार्ड, ये कैसा है, हार्ड। आपने कहा अग्र दिशा में जाएंगे तो हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन है, नहीं जाएगी। पश्चिम दिशा में आएंगे, हार्ड हार्ड इंटरेक्शन है, अभिक्रिया क्या होगी, अधिक होगी। तो जब तक आपको हार्ड सॉफ्ट नहीं पता, आप कभी भी किसी अभिक्रिया की दिशा को नहीं बता सकते। नेक्स्ट देखिए, अगर बात करें इस सिद्धांत की कमी की, तो अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें अपन ने क्या बताया था, किसी भी अम्ल या क्षार की कठोरता और मृदुता को अपन ने उसके सामर्थ्य के साथ में क्या किया था, कंपेयर किया था। लेकिन देखिए, अगर अपन बात करें थर्ड कमी की, तो अपन कहते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल तथा क्षार सामर्थ्य उसकी कठोरता पर निर्भर करता है। लेकिन यह कथन सदैव सत्य नहीं होता। यह कथन सदैव सत्य नहीं होता। यानी ये स्टेटमेंट जो है ये कभी कभी राइट हो सकता है, लेकिन ऑलवेज राइट नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, अगर अपन बात करें इसकी, तो जैसे देखिए CH3 प्लस क्या है, एक मृदु अम्ल है, मृदु अम्ल होता है, ठीक है। तो इसकी अभिक्रिया H माइनस, यानी ये क्या हो गया, मृदु क्षार से करवाई जाए। तो देखो मृदु इंटरेक्शन है, सॉफ्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो बनने वाला उत्पाद स्थायी होता है, होना चाहिए। देखिए क्या हो गया, CH3 प्लस H माइनस क्या बन गया, CH4 बनना चाहिए। लेकिन वास्तव में ये रिएक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है। यानी HA भी सिद्धांत को अपन हर जगह पे लागू नहीं कर सकते। तो बहुत सारी इसमें कमियां हैं, और सबसे बड़ी कमी यही है कि पहला आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, प्लस कौन सा सॉफ्ट है और कौन सा हार्ड है। अगर आपको ये चीजें पहले से नहीं पता है तो आप इसके अंदर कभी भी सही रिएक्शंस वगैरह हैं वो नहीं बता पाओगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया। एक ही कॉन्सेप्ट है, हार्ड सॉफ्ट। हार्ड सॉफ्ट कैसे याद रखेंगे, जिनका आकार कम होता है वो हार्ड है, जिनका आकार अधिक होता है वो लगभग कैसे हैं, सॉफ्ट है। तो इसके बेसिस पे अपन अपने टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर बात करें अपन लास्ट में
कि इस जो टॉपिक है इसको अपन ने पढ़ा, इसका निष्कर्ष क्या है। देखिए ये दिया क्यों गया था, तो देखिए ये जो सिद्धांत है यानी HSAB सिद्धांत जो है वो पूर्णतः किस पर आधारित होता है, कुछ प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित है, प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित होता है। यानी जो भी अपन रिएक्शंस पढ़ रहे थे वो पहले से प्रैक्टिकल करके देखी गई हैं कि ये रिएक्शन होती है या नहीं होती है। अब प्रायोगिक तथ्यों पे आधारित है, तो जिस भी रिएक्शन के प्रायोगिक तथ्य इन तथ्यों से मेल खा गए वहां पर तो HSAB सिद्धांत लागू होता है, और जो प्रायोगिक तथ्य इनसे मेल नहीं खाते वहां पर HSAB सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता। यानी ये कंप्लीटली एक थ्योरेटिकल अवधारणा थी, प्रैक्टिकल अवधारणा थी, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये जहां पर अप्लाई हो सकती है वहां पर अपन हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सब बता सकते हैं, और जहां पर ये अप्लाई नहीं होती है वहां पर अपन इसको लागू नहीं कर सकते। तो ये थी अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट HSAB, हार्ड सॉफ्ट एसिड और बेस। एक कॉन्सेप्ट बताया है वो आपको अच्छे से याद रखना है, बाकी आप लास्ट ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको उठा के एक बार देखें। तो इसमें मेन टॉपिक्स क्या है, पहला यही है कि आपको इनका वर्गीकरण आना चाहिए। वर्गीकरण में दो है, ऑरलैंड, चैट और डेविस का है, दूसरा किसका है, पियर्स का है। ये सिर्फ ये बताते हैं हार्ड हार्ड के साथ स्टेबल, सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ स्टेबल, बाकी सारे अनस्टेबल। फिर आता है कठोरता और मृदुता जो है उनका इनसे क्या रिलेशन होता है। तो अपन कहते हैं कठोर की प्रकृति कठोर के साथ जुड़ने की होती है, मृदु की प्रकृति कैसी होती है, मृदु के साथ जुड़ने की होती है। ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए फिर दे दिया गया सिम्बायोसिस, सहजीवन। यानी कठोर जब कठोर के साथ जुड़ता है तो वो अपनी प्रकृति इसलिए बना लेता है ताकि कॉम्प्लेक्स क्या हो सके, स्टेबल हो सके। और जब भी कोई कॉम्प्लेक्स सॉफ्ट के साथ जुड़ता है तो वो अपनी प्रकृति को सॉफ्ट इसलिए कर लेता है ताकि वो भी क्या हो सके, स्टेबल हो सके। इसे अपन क्या कहते हैं, सहजीवने कहते हैं। उसके बाद में है किसी भी हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस को समझने के लिए तीन सिद्धांत दिए गए हैं। पहला सिद्धांत था इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत किसने दिया था, पाईबंद सिद्धांत, चैट ने दिया था। तीसरा सिद्धांत है पिट्जर का सिद्धांत, ये किसने दिया था, लंदन और वांडरवाल। दो सिद्धांत हैं वो किस पे लगते हैं, मृदु मृदु पे लगते हैं, एक है वो मृदु और हार्ड दोनों पे लगता है। उसके बाद में आता है कि विद्युत ऋणता का कठोरता और मृदुता से क्या संबंध होता है। तो अपन ने कहा जिनकी विद्युत ऋणता अधिक होती है, चाहे वो अम्ल है चाहे वो क्षार, वो कैसी प्रकृति के होते हैं, हार्ड प्रकृति के होते हैं। और जिनकी विद्युत ऋणता का मान कम होता है वो कैसी प्रकृति के होते हैं, सॉफ्ट प्रकृति के। फिर अपन ने बताई कि HSAB सिद्धांत को अपन केमिस्ट्री में कहाँ कहाँ पे उपयोग में लेते हैं। तो 5-7 पॉइंट थे वो आपको याद रखने हैं। इसके बाद में अपन ने पढ़ा इसमें कमियां क्या थी। कमियां यही हैं कि आपको पहले से पता होना चाहिए, और निष्कर्ष ये है कि ये एक पूरी तरह से प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित सिद्धांत था। जो तथ्य से मेल खा जाते हैं वहां पे ये अप्लाई हो सकता है, और जो तथ्य से मेल नहीं खाते वहां पे ये अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो ये अपनी यूनिट फर्स्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।